हेलो दोस्तों। ये इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट है और इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट खत्म किया है जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। बेसिक्स के साथ साथ में हम लोगों ने ओम्स लॉ तक की पढ़ाई कर ली थी। हम लोगों ने समझा था कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, चार्ज एक्चुअली क्या होता है, कैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने एक समय के बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम उसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के रूप में देखा। साथ साथ में हमने ये समझा कि ओम्स का एक्सपेरिमेंट क्या था, ओम्स के एक्सपेरिमेंट का जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो क्या था, और उससे एक नया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया था दैट इज रेजिस्टेंस, वो क्या होता है। हम लोगों ने बेसिक जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था वो हमने पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन लास्ट लेक्चर में जो चीज़ सबसे मतलब जो चीज़ होनी और चाहिए थी, जो चीज़ और हम लोग उसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे या फर्दर और भी लेक्चर्स में हम लोग ऐड करेंगे, वो है न्यूमेरिकल्स। सो आज के लेक्चर की शुरुआत सबसे पहले हम लोग उसी न्यूमेरिकल के साथ करेंगे विद अ पिंच ऑफ कॉन्सेप्ट दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे जो कॉन्सेप्ट से, उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेसिकली बात ये है कि ये जो चार्ज है वो किस फॉर्मेट में होता है। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप एक शैम्पू का वो छोटे छोटे सैशे होते हैं ना, तो अगर आप उनको कंसिडर करोगे और उनके हर सैशे में मल्टीपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मल्टीपल नंबर ऑफ क्लाउड्स होंगे जो लिक्विड के फॉर्म में होगा, या फिर कोई स्पाइसेस का आप एग्जांपल ले सकते हो। बस ये है कि वो एक पैच में होना चाहिए, छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में होना चाहिए, कुछ ऐसा। मैंने लास्ट में, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इस तरीके का एक एग्जांपल लिया था कि इस तरीके के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं और इन पैकेट्स में मल्टीपल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, और ये एनर्जी जो है वो एन टर्म्स में बढ़ते चली जाती है। सो वैसे ही आप कंसीडर कर सकते हो जो चार्ज होता है, चार्ज जो होता है वो एक्चुअली क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब चार्ज इज इन फॉर्म ऑफ क्वांटा। चार्ज किस फॉर्मेट में होता है? क्वांटा फॉर्मेट में। तो इसको हम लोगों ने, इसका स्टेटमेंट को अगर आपको लिखना हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि द चार्ज, ठीक है, द चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, द चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिकॉज हम लोगों ने क्या समझा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सबसे बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल है विच कैन मूव थ्रू आउट दी सर्किट। जो भी सर्किट होगा उसमें अगर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है जो मूव कर सकता है तो वो है इलेक्ट्रॉन। तो उसी इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल पार्टिकल हो जाए, उसका इंटीग्रल मल्टीपल अगर हम लोग निकालेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है सर? कि ये देखो एक छोटा सा पैकेट है, पहला क्वांटा है तो मैंने इसको नाम दे दिया 1, ऐसे ही करके फिर दूसरा क्वांटा है, इसका नाम दे दिया 2, ऐसे ही करके तीसरा क्वांटा है 3, ऐसे ही 4, ऐसे ही 5, 6, 7 और लास्ट में n नंबर ऑफ क्वांटास हो गया। तो इसीलिए जो चार्ज होगा, जो चार्ज की वैल्यू होगी, जब वो क्वांटाइज्ड होगी तो दैट मस्ट बी q, एंड q इज नथिंग बट क्वांटाइज्ड यानी n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? q इज इक्वल टू n। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि हम लोग इस चार्ज को, चार्ज के क्वांटाइज्ड बिहेवियर को समझें। ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये समझा था कि जो जो चार्ज होता है इसको डिनोट करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं दैट इज कूलॉम। क्या डिनोट करते हैं? कूलॉम। तो अगर आपको ये जानना हो कि इलेक्ट्रॉन बीइंग अ सब एटॉमिक पार्टिकल, इस पे कितना चार्ज होता है, तो आप इसको जरूर मेंशन कर लीजिएगा कि वन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलॉम। कितना होता है? 1.6 into 10 to the power -19 कूलॉम। ये आपको याद रखना है। ये याद रखने का बेनिफिट क्या है सर? बेनिफिट ये है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए ताकि मैं इसके बाद का काम नहीं कर सकूं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो आपको पूछा जाना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, वो ये न्यूमेरिकल के थ्रू आप लोगों को और आइडियाज मिलेंगे। सो मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। अब ऐसे क्या है ना कि जितने भी अलग अलग नंबर ऑफ चार्जेस,
अगर आपके पास एक वायर है, एक एग्जांपल सोचिएगा, आपके पास एक वायर है, मैं इसमें बता रहा हूं वायर जो है वो ए और बी है, विच इज कनेक्टेड टू अ सेल, विच इज कनेक्टेड टू अ सेल। अब सेल और बैटरी क्या होता है ये अभी थोड़े समय में हम लोग समझ जाएंगे। सेल और बैटरी क्या होती है ये थोड़ी देर में समझते हैं, ठीक है। तो एक सेल या फिर बैटरी, आप जो अज्यूम कर सकते हो अज्यूम कर लो, तो उससे कनेक्टेड है और इसमें एक करंट पास हो रहा है, दैट करंट इज आई। अब करंट पास हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसमें चार्ज भी पास हो रहा होगा, है ना। तो मान लीजिए कि इसमें जो चार्ज पास हो रहा है वो कितना है, तो मान लीजिए वो है 2 कूलम या फिर 1 कूलम या फिर 5 कूलम, चार्ज है तो कूलम ही होगा, है ना। सो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम ऑफ चार्ज। आपसे क्या पूछा गया कि अगर आपके पास में 2 कूलम चार्ज है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट आपको अगर बनाना है, आपको अगर उसमें क्लैरिटी लेनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप वहां पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो थ्योरी मैंने अभी आपको बताया, आप उससे इसका हेल्प ले सकते हो। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ट्राई एंड फिगर इट आउट कि 2 कूलम अगर आपसे पूछ ले कि 2 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो कैसे बताओगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 कूलम। चार्ज जो है वो कितना दिया हुआ है, 2 कूलम, ठीक है। चार्ज जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, 2 कूलम। तो अगर 2 कूलम दिया हुआ है, n की वैल्यू नहीं दिया, मींस n इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, आया ना। 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 into 10 to the power minus 19 and coulomb, and इधर में भी coulomb. So coulomb and coulomb will cancel out. Then what will we get? 2 is equal to n into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So n की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, n की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा 2 upon 1.6 into 10 to the power minus 19, और यही जो भी नंबर आप यहां से निकालोगे वही नंबर वैलिड होगा और वही नंबर हमेशा आंसर होगा। तो अभी आप इसमें निकाल लो कितना आ रहा है, ठीक है। इसमें आप निकालोगे तो कितना आएगा, 2 into, मैं सिंपल एक काम करता हूं, 2 कूलम में चाहिए तो मैं 2 गुना 1 कर दे रहा हूं। तो 1 कूलम के लिए जो होता है चार्ज होता है 6.25 into 10 to the power 18। ये देखो ये सिंपल मैथ्स है, यू जस्ट कैलकुलेट एंड फॉरगेट। इतना इससे ज्यादा दिमाग इसमें लगाने का बात नहीं है, आप इससे ज्यादा कुछ इसके बारे में मत सोचो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम चार्ज इज नथिंग बट 2 into 6.25, जो भी नंबर आपके सामने आता है अराउंड 13 आएगा, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज सपोज्ड टू बी द आंसर इन 2 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ये। अब मैं आपको एक सिंपल यही चीज के लिए मैं बता दे रहा हूं कि 1 कूलम के लिए अगर आप याद कर लेते हो, अगर आप ये याद कर लेते हो कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको जो भी वैल्यू देगा कि 2 कूलम में, 3 कूलम में, 5 कूलम में और n नंबर ऑफ कूलम्स में कितने चार्जेस होते हैं, तो आपको निकालना आसान होगा। सो अभी सेम सवाल है, बस मैं इसको चेंज कर रहा हूँ कि 2 कॉलम के बजाय अगर ये सिर्फ और सिर्फ 1 कूलम होता तो आप क्या लिखते, तो 1 कूलम चार्ज में भी सेम बात ही लिखोगे, 1 into 10 into 10 to the power minus 19 coulomb. So coulomb and coulomb cancel out, so n is equal to nothing but n is equal to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास में कुछ वैल्यू आएगी अराउंड 6.25 जो मैंने भी बताया आपको, into 10 to the power 18। सो आपको कभी भी कोई भी वैल्यू पूछे उसको आप मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ मैंने 2 कूलम पूछा तो आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मैं यहाँ पर पूछ लूँ कि 3 कूलम में कितना होता है, तो आप करना 3 into 6.25 into 10 to the power 18 कूलम। सो इस हिसाब से आप चाहो तो बार बार वैल्यूज को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ओके, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इससे ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। ओम्स लॉ के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत कंसीडर किया था, समझा था कि ओम्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किए और कैसे उन वैल्यूज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। अब इस पूरे के पूरे चार्ट में अगर याद रखने लायक मैं बात बोलूं तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो याद होना चाहिए, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो भी याद होनी चाहिए कि 1 कूलम चार्ज में
1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो दैट इज 6.25 × 10⁻80 कूलम। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अब इससे आगे बढ़ते हैं और ओम्स लॉ का जो एक स्पेसिफिकेशन था उसके तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ का स्पेसिफिकेशन जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोगों ने निकाला था उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी कि पहले तो ओम्स लॉ कहता क्या है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ओम्स लॉ कहता क्या है कि अगर कोई सर्किट है आपके पास, ठीक है, अगर कोई सर्किट है, ठीक है, अगर कोई सर्किट है आपके पास और उसमें आप किसी तरीके का पोटेंशियल, किसी तरीके का बैटरी सेल कुछ भी अगर जोड़ देते हो और उसके सर्किट में इसको ऑन कर देते हो, तो जिस हिसाब का आपके पास में पोटेंशियल होगा उसी हिसाब का आपको करंट मिलेगा। बशर्ते डिपेंड करता है कि आप कौन सा वायर यूज कर रहे हो, किस क्वालिटी का वायर यूज कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। तो इससे हम लोगों ने एक आइडिया लिया था क्या कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड इससे जो हम लोगों ने फाइनल निकाला था दैट इज V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज नथिंग बट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यही हम लोगों ने बात की थी। अब आज की बात एक बात और याद रखिएगा, जब कभी भी आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालते हो ना, दैट मस्ट बी अ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्या बोलते हैं डिटरमाइनिंग वेदर द वैल्यू ऑफ V एंड I, मतलब ये V और I किस हिसाब से डिपेंड करते हैं किन फैक्टर्स पे, वो ही होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, वो उसी चीज पे डिपेंड करता है, इसलिए उसको हम लोग कंसीडर भी करते हैं। तो हम लोगों के पास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ चुका है दैट इज रेजिस्टेंस। क्या आ चुका है? रेजिस्टेंस। नाउ द पॉइंट इज कि अगर हमें डिफाइन करने के लिए कहा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात थोड़ा मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि एक कंडक्टर है आपके पास। मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक कंडक्टर है आपके पास। सपोज दैट कंडक्टर इज लाइक दिस। मैं अभी थोड़ा सा समझने के लिए इसको थोड़े बड़े फॉर्मेट में समझा रहा हूं। अब इसमें क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसमें इस तरीके से रखे हुए होंगे। और मैं तो अभी काफी ऑर्गेनाइज कर दिया हूं, जब तक इसमें पोटेंशियल नहीं जोड़ा जाता, मतलब अभी इसमें निश्चित तौर पर पोटेंशियल जोड़ा हुआ होगा, दैट्स व्हाई ये इतने ओरिएंटेड है। अगर इनमें पोटेंशियल जोड़ा हुआ नहीं हुआ, अगर पोटेंशियल इसमें नहीं हुआ, तो ये जो होंगे वो मतलब कहाँ होंगे, किस हिसाब से होंगे, इनकी ओरिएंटेशन कभी भी फिक्स नहीं होगी। नाउ पॉइंट इज कि जैसा भी आपके पास में मेटल होता है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, ठीक है, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन करता क्या है, किस हिसाब से होता है? इन इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि एक जे थॉमसन का जो मॉडल था ना, जे थॉमसन की जो मॉडल थी वो क्रिसमस पुडिंग वाली, ठीक है, उसमें क्या था कि एक सरफेस होता है और उस सरफेस पे जो पुडिंग्स, जो जेम्स हैं, उनको आप क्या करते हो, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनको आप जस्ट एम्बेड कर देते हो, उस पर रख देते हो। तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पूरे के पूरे सरफेस पर रखे होते हैं। अब पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो जहां भी रखा जा रहा होगा वो जो सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। अब आप एक बात सोचो, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव सरफेस पर जाकर के रखा गया, ठीक है, किसी मतलब ये पूरा का पूरा जो मैंने सरफेस बनाया हुआ है, दिस इज पॉजिटिव सरफेस, और इस पे ले जा करके अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से एम्बेड कर दिया मैंने, इस हिसाब से उसको मतलब मारपीट करके धंसा दिया यहाँ पर, तो यार ये तभी रह पाएगा ना जब इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी, इस होल की प्रॉपर्टी और इसकी इस पार्टिकल की प्रॉपर्टी, इन दोनों की प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट हो, है कि नहीं? जस्ट अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो दोनों आपस में रह सकते हैं, तभी पॉसिबल है। अब आप सोचो कि जब V इज इक्वल टू IR कहा जाता है तो ये R रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप पोटेंशियल सामने वाले वायर में दोगे तो पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल क्या है? एनर्जी। पोटेंशियल क्या है? एनर्जी। पोटेंशियल इज नथिंग बट व्हाट? एनर्जी। अब कौन सा एनर्जी सर? इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। थोड़ी देर में इस पर डिस्कशन करेंगे, पर अभी फिलहाल उसको रोकिएगा। तो पोटेंशियल इज बेसिकली व्हाट? पोटेंशियल इज एनर्जी। अब जैसे ही एनर्जी आएगा तो वो चाहेगा कि इस पॉजिटिव होल से इलेक्ट्रॉन को उठाएं और आगे बढ़ा दें, इस पॉजिटिव होल से इलेक्ट्रॉन को उठाएं और आगे बढ़ा दें। अब देखो
तो होगा क्या, यानी कि ये पॉजिटिव होल हमेशा रेजिस्ट करेगा कि मैं नहीं जाने दूंगा भाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में अपना एक बॉन्डिंग बन चुका है पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, तो ये आगे जाने नहीं देगा। ये जब आगे जाने नहीं देगा और उसके लिए जब आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, बार बार बढ़ाते जाओगे, तो वो एक समय के बाद पिकअप कर लेगा, मतलब यहां से ड्रिफ्ट कर जाएगा, यहां से उछल जाएगा। तो उससे पहले, इससे पहले कि जब वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रिफ्ट कर गया, एक पॉइंट के बाद में वो आगे बढ़ गया, इससे पहले वो कर क्या रहा था, वो सरफेस, वो मेटल, वो कंडक्टर अपने सरफेस पर इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके बैठा हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट कर रहा था कि वो आगे ना जा पाए। दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट करे अपने आप को, या फिर इलेक्ट्रॉन को कोई रेजिस्ट करे, दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, दैट अमाउंट ऑफ द फैक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। मतलब कंडक्टर के पास में, कोई भी आपके पास जो भी मेटल कंडक्टर रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन को जाने ना दे, ठीक है। इस जाने न देने की प्रॉपर्टी के लिए जो फैक्टर जिम्मेदार है वही है रेजिस्टेंस। तो अगर आपको रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो आप सिंपल बोल सकते हो इट इज अ फैक्टर, ठीक है, विच इज या विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या याद रखोगे कि रेजिस्टेंस इज अ फैक्टर विच, फैक्टर मतलब कारक, रीजन, फैक्टर मतलब क्या होता है, रीजन, ठीक है। सो इट इज अ फैक्टर which resist मतलब जाने नहीं देना, resist the flow of electron। तो अब आपको क्या याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर है जो इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से बाहर जाने नहीं देना है। क्लियर? अब यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस यानी कि क्या करेगा, इसका जितना भी इसके आसपास का जो सरफेस है ना, जहां जाके ये बैठा होगा वहां से निकलने नहीं देगा। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, it is the factor which is responsible for resisting the flow of electron। चलो ठीक, मान लिया सर, एकदम ठीक है यहाँ तक। ओके, सो अब हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने का कोशिश करते हैं कि सर रेजिस्टेंस डिपेंड किस चीज पर करता है। तो रेजिस्टेंस को समझने के लिए, रेजिस्टेंस जिस प्रॉपर्टी को ओबे करता है, जैसे मैं एक बात समझाता हूँ, रेजिस्टेंस का क्या है ना कि ये डिपेंड करता है इस बात पे कि कोई भी कंडक्टर का कितना शेप है, कैसा शेप है, साइज है, ये इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब ये मोटा है, बड़ा है, क्या है, नहीं है, सब इस बात पे डिपेंड करता है। तो वो रेजिस्टेंस उस फैक्टर पे डिपेंड करता है। हम लोग समझेंगे कि इसके फैक्टर क्या होता है। लेकिन एक बात बताओ, लोहे को या फिर किसी भी तरीके के मेटल को आप चाहे किसी भी शेप में कन्वर्ट कर दो, आप उसको स्फेरिकल बना दो, आप उसको लॉन्गिट्यूडनल बना दो, आप उसको वायर बना दो, चाहे आप किसी भी शेप में कन्वर्ट कर दो, क्या उसके अपने जो नेटिव प्रॉपर्टी है, नेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या वो आयरन से सिल्वर बन जाएगा? नहीं होगा ना ऐसा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका अपना जो नेटिव कैरेक्टर है वो तो चेंज नहीं होने वाला ना, मींस उसका जो इंटरनल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगा। दैट इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना चाहता है, दैट इनेट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इनेट प्रॉपर्टी कभी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उसका शेप साइज क्या होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो रेजिस्टेंस पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इसके साथ साथ में एक और पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से, RHO, रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस के डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन कौन से? पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है सर? देखो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से डिपेंड करता है कि अगर कोई भी वायर का लेंथ बढ़ा दोगे, कोई भी वायर का क्या करोगे, लेंथ अगर बढ़ा दोगे, लेंथ अगर पूरा स्ट्रेच कर दोगे, पहले छोटा था वायर, है ना, वायर छोटा था और उसको बाद में आपने बहुत लंबा कर दिया, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उसको बहुत लंबा समय लेना पड़ रहा है उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अपने को एक जगह से दूसरे जगह प्रोजेक्ट करने में, मतलब पोटेंशियल ज्यादा खर्च होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें एक बात क्या याद रखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये तो पहला था, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है
कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं सर? थोड़ा सोचो, क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं? ठीक है, आप लोग एक अजम्पशन करो, एक पाइप इमेजिन करो, एक कोई भी छोटी सी पाइप अपने दिमाग में इमेजिन करो, और पाइप को इमेजिन करोगे और उसको भी क्या करो, बीच से कहीं से भी बीच से भी कट कर दो। तो बीच से कट करने के बाद में आपको एक स्फेरिकल पार्ट दिखेगा। अब इसको कैसे समझोगे? अज्यूम करो कि ये क्या है, अज्यूम करो कि ये क्या है, ये मेरे पास में एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। तो मैं अगर इसको बीच से कहीं से कट करूंगा तो निश्चित तौर पर ये जो होगा वो कोई ना कोई स्फेरिकल शेप लेकर के आपको दिखेगा। सो दिस पर्टिकुलर शेप, दो ये जो सर्कुलर शेप आपको दिख रही होगी, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं या फिर इसको कंप्रेस करूं, इसके केस में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ेगा या घटेगा, ये अपने दिमाग में इमेजिन कर लेना। अगर मैं पहले ये है और अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो निश्चित तौर पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा, और अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। रेजिस्टेंस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है सर? जस्ट अपोजिट। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस अगर घटा तो मैं आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस अगर घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मजे से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई अब तो मिल गया जगह जाने का, तो चलो। मतलब मैं अगर यही बात है ना, फिर देखो ये होल को समझना कि ये अगर कम रेजिस्ट करेगा तो पोटेंशियल कम ही देना पड़ेगा, ये आराम से निकल जाएगा। तो ये बात पे ध्यान रखिएगा। सो बेसिकली यहाँ पर क्या दूसरा बात क्या समझ आया कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए के फॉर्म में समझने की कोशिश की। सो दिस इज 1 एंड 2। अब अगर आप 1 और 2 दोनों को मिला करके देखोगे, 1 और 2 अगर दोनों को मिलाओगे तो कंबाइनिंग 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा इसमें से? इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? इन दोनों को कंबाइन करने पर हमें जो मिलेगा, मैं इधर भी लिख रहा हूँ, इसको बताता हूँ, ठीक है। इसमें जो भी बात है आप लोग इसको जल्दी ये जो भी नोट करने वाली चीज हो ना, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। सो इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन करने पर मेरे पास में क्या आता है? 1 और 2 को कंबाइन करने पर आ जाता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन में एरिया, ठीक है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसलिए उसको न्यूमरेटर में रखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का इसलिए उसको डिनोमिनेटर में रखें। फिर अब वही फैक्टर की बात आ गई ना, प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो फैक्टर जिसपे जो अपनी प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं करेगा। देखो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी जो चेंज नहीं करेगा वो क्या कहला जाएगा? रो। तो R इज इक्वल टू रो, जो प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है, ठीक है, और बाकी जो है जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। तो वो क्या है? R इज इक्वल टू रो L बाई A। आई होप यू रिमेंबर दिस, ठीक है। इसको आप अभी के बाद से जितना ज्यादा हो सके क्लैरिटी में याद रख लीजिए। दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंग जो आपको पूरे इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस अभी हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रो L अपॉन A। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी और मैंने रेजिस्टेंस दोनों की बात थोड़ी आपको क्लियर कर दी है। रेजिस्टेंस जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि साइज क्या है, शेप क्या है, ठीक है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। लेकिन रेजिस्टिविटी नो, रेजिस्टिविटी किसी बात इस बात पर डिपेंड नहीं करता कभी भी कि उसका साइज शेप क्या होगा। उसको सिर्फ इस मतलब से होता है, मतलब उसको दिमाग में सिर्फ इतनी क्लैरिटी होती है कि अगर ये आयरन है तो आप किसी भी शेप में कर दो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी। ये बात का अभी हम लोग यूज करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग अभी तुरंत से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। सो आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। नोट डाउन करने का तरीका वही है, थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और उसके बाद फिर मस्त नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब क्या है ना, देखो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ठीक है, अभी जिस हिसाब से समय बढ़ रहा है तो मैं जानता हूँ कि आप लोगों को अभी कई तरीके का प्रॉब्लम हो रहा होगा जस्ट बाय कंप्लीटिंग द सिलेबस, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पीछे छूट गई होंगी।
ठीक है। मेरा आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट यही है, एक सजेशन है आप सबके लिए कि अपने पीछे का जो बैगेज है ना, उसको आप धीरे धीरे करके कंप्लीट करना, पर पहले कुछ नई चीज़ों को शुरू कर लो। ठीक है, उससे क्या है, कभी भी ना जो नई चीज़ें होती हैं वो हमेशा एक उम्मीद बढ़ा करके आपको देंगी। ठीक है, तो वो उम्मीद हमेशा हेल्प करेगा कि हाँ यार, मतलब कुछ नहीं तो ये तो बढ़िया है। मतलब अगर आप अभी इसको शुरू करते हो तो इसमें बेनिफिट क्या है, नॉट ओनली कि ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट, आप किसी भी चीज़ को पढ़ने का अगर आप नया नया शुरू करते हो तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स वेल। हो सकता है अभी ये जो एक ब्रेक हुआ ना आप लोगों के एग्जामिनेशन का, ये त्योहार भी था, इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है वो ब्रेक बहुत हेल्प कर जाए। कई बार ना कुछ चीज़ों का ब्रेक हेल्प करता है टू रिवाइव समथिंग बेटर। अभी वैसे ही ये चैप्टर है तो उस हिसाब से आपको हो सकता है वो एक मतलब एक हेल्प करेगा, एक रिवाइवल कैरेक्टर हो सकता है आपके अंदर आएगा। क्योंकि हम लोगों को ना कई बार अपने जो इंटरनल स्ट्रेंथ होती है वो तभी पता चलता है ना जब हम लोग कुछ ब्रेक करके, कुछ एक साइलेंस अटेन करने के बाद, या एक मतलब बड़ी मस्त एनर्जी कंट्रीब्यूट करने के बाद में समझ आता है। तो कुछ वैसा ही है, ये जो जितने भी ब्रेक्स होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, उनका बेसिक फंडा यही है कि आप हमेशा रिजुविनेट होते रहें, हमेशा अपने आप को न्यू बनाते रहें। सो चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है कि एक वायर है आपके पास में। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है कि एक वायर है आपके पास में, सपोज वायर का जो लेंथ है वो मैंने ए बी आपको कह दिया है, और उस वायर का यही है कि वो वायर थोड़ा मोटा छोटा है। ठीक है, मोटा छोटा है, जस्ट लाइक दिस वायर, ऐसे एक रॉड इमेजिन कर लो। ठीक है, एक रॉड की तरह इतना मोटा है। ठीक है, फिर क्या किया, मान लो सुरेश रमेश को ले लो। ठीक है तो यहाँ पर एक रमेश आया और रमेश ने क्या बोला कि यार मुझे तो ये वायर को क्या करना है, लंबा करना है। तो ये वायर को उसने क्या किया, इस वायर को उसने लंबा वायर बना दिया। ठीक है, लंबा वायर बनाएगा तो निश्चित तौर पर जो मोटाई है इस पूरे के पूरे वायर की वो कम हो जाएगी, है ना, वो कुछ कम हो जाएगी, कुछ इस हिसाब की हो जाएगी। सो ये वायर हो गया। ठीक है, सो यहां से यहां तक की जो वायर की लेंथ है वो है L, बट रमेश ने इसको पीट पीट कर, अब ये पीट पीट कर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मेटल के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एक होता है डक्टाइल और एक होता है मेलिएबल कैरेक्टर। मतलब उसकी शीट और उसका लेंथ दोनों बनाया जा सकता है फॉर, मतलब अगर मेटल की प्रॉपर्टी आप फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो उसमें इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ोगे। तो मैंने रमेश ने क्या किया है कि ये सिंपल एक मोटी सी वायर थी, उसको उसने पीट पीट कर एक लंबी सी वायर बना दी है, उसको एक तार खींच दिया है उसका लंबा सा। बस इसमें कंडीशन ये है कि उसने जब तार खींच दी ना, तो ये जो नई वाली वायर बनी है उसकी लेंथ पुरानी वाली वायर से 2 गुना कर दी गई है। पहले वाली की लेंथ L थी, दूसरे वाले की लेंथ 2L हो चुकी है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसमें ये तो अब निश्चित तौर पर मोटा होगा ना भाई, कंपेरेबल टू दिस ये तो मोटा होगा। तो अब कंडीशन यही है कि पहले वाले में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो A है, दूसरे वाले में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो घट गया है, वो आधा हो गया। ठीक है, दूसरे में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो गया है, आधा हो गया। तो क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन है कि रमेश doubled the length of copper wire by stretching, ठीक है, by stretching through a machine, किसी मशीन से उसने स्ट्रेच कर दिया। एज अ रिजल्ट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, हाफ हो गया। अब आपसे पूछेगा क्या, व्हाट इज द ratio of both resistances? What is the ratio of
बोथ रेजिस्टेंसेस। अब बोथ रेजिस्टेंसेस में क्यों बोल रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है शेप और साइज पर। मैंने अभी बताया था ना कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि उसका शेप क्या है और साइज क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है। अब अगर उस बात को आप कंसीडर करोगे तो देखो, पहला कंडीशन मतलब जो ओरिजिनल कंडीशन है वो ये है, तो इसको मैं मान रहा हूं पहला कंडीशन। जो दूसरा कंडीशन है वो ये है, इसको मैं मान रहा हूं दूसरा कंडीशन। अब इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो कि रेजिस्टेंस के फैक्टर में इसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एक बार इसको ट्राई करो, ठीक है, ट्राई एंड सॉल्व दिस, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्मूले से देखोगे सॉल्व करने के लिए तो इट मस्ट बी एन इजी क्वेश्चन। कैसे इजी क्वेश्चन होगा वो देखो। मैं पहले कंडीशन के लिए, सिर्फ इस फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए अगर आपसे रेजिस्टेंस पूछूं तो मेरे को एक सिंपल बात बताना, इस वाले के लिए रेजिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूं R1, इस वाले के लिए रेजिस्टेंस मान लेता हूं R2, तो एक बात बताओ, क्या रो की वैल्यू इस वाले कॉपर वायर के लिए और इस वाले कॉपर वायर के लिए क्या चेंज होगा? तो आंसर है नो। यहां पर भी रो की वैल्यू क्या होगी? रो, और यहां पर भी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? रो। दोनों में वैल्यू क्या होगी? रो। तो अगर दोनों में वैल्यू रो है तो दोनों के रेजिस्टेंसेस एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास क्या आता है? R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इसके लिए अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो मेरे पास आएगा R2 इज इक्वल टू रो L के बजाय L क्या कर दिया गया है? 2L, तो यहां कर दो 2L अपॉन में A को क्या कर दो? A by 2। अब ये by 2 है तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 2 जा 4 रो L अपॉन A। तो यहां अगर मैं रेजिस्टेंस 2 की बात करूं तो वो क्या आ रहा है? 4 इंटू रो L by A। अब यहां देखो रो L by A का वैल्यू क्या है? R1। रो L by A का वैल्यू क्या है? R1। तो इसको लिखा जा सकता है क्या? 4 इंटू R1। देखो सही है, एक बार इसको ऑब्जर्व करो, पॉज करके देखो कि इसमें कुछ भी आप लोगों को कुछ भी अलग लग रहा है, कुछ भी गलत लग रहा है, देन प्लीज लेट मी नो, ठीक है। फर्स्ट वाले में मैंने क्या किया? R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन A किया। सेकंड वाले में मैंने क्या किया? R2 इज इक्वल टू 4, मेरे पास जो आया वो यही आया कि 4 इंटू रो L बाई A। कैसे हुआ? तो मैंने L के बजाय लिखा उसको 2L और A के बजाय उसको लिखा क्या लिखा? A बाई 2। तो ये 2 ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद में फिर मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास फाइनली आया 4 इंटू रो L बाई A। रो L बाई A का वैल्यू जो फर्स्ट वाला केस था उससे मेरे को पता चला कि उसकी वैल्यू कितनी है? R1 है। तो मैं फाइनली अगर इसको कंक्लूड करूं तो मेरे पास आता है R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1। यानी कि अगर आप सही मायने में समझो तो लेंथ बढ़ा देने के बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के घट जाने के बाद में जो रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस जो हमारे पास में है वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 4 गुना बढ़ गया है, 4 गुना और बढ़ गया है। तो इसका अगर मुझे बोला क्या गया था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस में आइदर यू कैन फाइंड आउट R1 अपॉन R2, अगर आप R2 अपॉन R1 निकालोगे तो रेशियो इज 4:1। रेशियो कितना हो जाएगा? 4:1। और अगर फिर वही बात R1 अपॉन R2 अगर आपको वैल्यू दी गई तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1:4। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार देखिए, समझिए, जानिए और फिर मेरे को बताइए कि आपको इसमें क्लैरिटी है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस वाले ऐसे सवाल ना आप लोगों को आएंगे एग्जाम टाइम में भी, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें खास करके रेजिस्टेंस के वैल्यू को कभी डबल कर देगा, कभी हाफ कर देगा, कभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में रेडियस चेंज कर देगा, फिर बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए। एक क्वेश्चन और इस पे ट्राई करें क्या? एक क्वेश्चन जिसमें आर वगैरह की वैल्यू चेंज कर देते हैं और उसके बाद फिर आप एक बार उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इसको हटा दें, ठीक है। कंडीशन सेम रखते हैं और नहीं अगर मतलब मैं ये मानूंगा कि एक बार आपके पास में जो भी बुक है आप उससे रेजिस्टेंस के क्वेश्चन एक बार ट्राई करें। न्यूमेरिकल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सेपरेट एक क्लास इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे ले लूँ। अभी अगर न्यूमेरिकल बार बार मतलब ऑब्वियसली करवाना होगा हर टॉपिक के बाद में, मैं 1-2 न्यूमेरिकल में सोच के चल रहा हूँ,
क्योंकि एक बार थ्योरी वाला पार्ट अगर कंप्लीट हो गया ना तो फिर आपके न्यूमेरिकल वाले पार्ट को मैं एक बार कंसाइज वे में करवा करके और फिर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीटली रैप अप करेंगे। सो रेजिस्टेंस वाला पार्ट वी विल गेट इन टच इन न्यूमेरिकल वाला सेक्शन, ठीक है। सो अभी पहले हम लोग फोकस करते हैं हमारे थ्योरेटिकल सेंस पे। सबसे इंपॉर्टेंट दो रेजिस्टेंस के इससे रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट तो अभी आपने समझ लिया कि रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या। रेजिस्टेंस है अपने पे मतलब वो हिंड्रेंस है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो हिंड्रेंस है जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव होने से रोकने का काम करता है, पहली बात। और उसका डिपेंडेंस है दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे एंड दैट इज लेंथ एंड एरिया। ये भी आपको समझ में आ गया कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे वो डिपेंड करता है। इसके अलावा में जो सेकंड पार्ट जो इंपॉर्टेंट आपने समझा वो था रेजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट। और रेजिस्टिविटी में आपने एक बात जो समझ करके क्लैरिटी रखी है वो ये है कि वो शेप और साइज पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। तो यहां तक तो आप आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर, और एक और बात, तीन वर्ड हैं, आप ये ना तीनों वर्ड एक बार जरूर क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है वो फैक्टर आपको बाद में हिंट करेगा और कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो देयर आर थ्री टर्म्स कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टिविटी एंड थर्ड वन इज रेजिस्टर। इन तीनों ये हैं एक्चुअली काफी सिमिलर ना, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप एक बार इनके टर्म्स में क्लैरिटी कर लीजिएगा तो आपको बहुत आसान होगा इसको समझना बात के लिए, ठीक है। तो पहले इन तीनों टर्म्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं जो कि हमारे पास में क्या क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टर्स, ठीक है। इन तीनों वर्ड को एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टर, इन तीनों में डिफरेंस देखो क्या क्या है। ये एक फैक्टर है, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। ये है प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर। ये है प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, जो भी कंडक्टर का आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे वो। और ये है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ये है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिससे आप क्या करोगे, जिससे आप क्या करोगे, टू मेजर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर है? तो ये बात थोड़ा सा समझना, ठीक है। अभी हम लोग इससे रिलेटेड एक दो कॉन्सेप्ट और भी है जो कॉन्ट्ररी है एक दूसरे का, वो भी पढ़ेंगे। जैसे रेजिस्टिविटी के लिए कंडक्टिविटी, वो भी पढ़ेंगे, तो उसको क्लियर करेंगे। तो पहले ये तीनों वर्ड का क्लैरिटी दे दीजिए। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ फैक्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल, जो कि क्या नहीं करने देता है, ये हिंडर करता है, क्या है ये रोकता, क्या है ये रेजिस्ट क्या करता है, ये हिंडर करता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हिंडर करता है। रेजिस्टिविटी क्या है भाई, तो प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का कि वो क्या करे, रेजिस्टेंस को शो करे, ठीक है, रेजिस्टेंस शो करे, ये प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टर क्या है, तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको इलेक्ट्रिकल शॉप्स पे छोटे छोटे मार्केट में मिलता है, ये रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। तो वो क्या है, वो मेजर करता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो ये तो हो गई रेजिस्टर्स, और ये है ना तिगड़म, मतलब अलग अलग तरीके के वर्ड्स दे देगा और आपको पूछ लेगा उस पे रिलेटेड सवाल, तो वो भी आप इससे क्लियर कर सकते हो। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इसको ये काम आता है ये सब चीजें, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक बच गया है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, उसको खत्म करेंगे, फिर आज का वीडियो रैप अप करेंगे एंड देन आफ्टर नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड ऑल। तो उससे फिर हम लोग और थोड़ा उसका उन सब के डेप्थ में जाएंगे। बेसिकली अभी तक हमने ओवरऑल पढ़ाई की है बट उस सब के डेप्थ में नहीं गए, अभी उसमें डेप्थ जाना जरूरी है, खास करके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में ये सब के डेप्थ में जा चुके हैं, ठीक। सो चलिए इसको हटाते हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन, कि अगर आपके केस में अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए, कॉम्बिनेशन टॉपिक लीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या फिर रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंसेस बोलने से ज्यादा बढ़िया बात यह है कि रेजिस्टर्स लिखे, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, रेजिस्टर। बिकॉज़ रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टर होता है बेसिकली, क्या होता है रेजिस्टर, दीज आर द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि शो करते हैं रेजिस्टेंस को, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि शो करते हैं रेजिस्टेंस को। सो कॉम्बिनेशन जो है वो दो तरीके का होता है, ये थोड़ा सा समझिएगा। कॉम्बिनेशन दो तरीके का क्या होता है कि रेजिस्टर्स को आइदर यू कैन अरेंज देम इन पैरेलल, मतलब क्या होगा कि एक पैरेलल का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके का,
एक रेजिस्टर इस तरीके से है, ठीक है, एक रेजिस्टर इस तरीके से है, एक रेजिस्टर इस तरीके से। तो ये सब अगर आपस में पैरेलल में है तो क्या होगा, ये R1 R2 R3 अगर पैरेलल में है तब क्या होगा, किसी पोटेंशियल से जुड़ा रहेगा, किसी बैटरी से, किसी सेल से जुड़ा रहेगा, तब क्या होगा। और दूसरा, अच्छा सेल और बैटरी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो सेल एंड बैटरी बेसिकली क्या है ना कि हम लोग हमेशा जो वर्ड्स यूज करते हैं उन वर्ड को समझना जरूरी है, ठीक है। सेल बेसिकली आप कोई भी घड़ी, कोई भी कहीं पर भी आप देखें ना, छोटा सा एक सेल होता है जिसमें एक पॉजिटिव नोड होता है, एक नेगेटिव नोड होता है। एक पॉजिटिव नोड को बेसिकली कहते हैं हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव नोड होता है वो लोअर पोटेंशियल होता है। तो सेल जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, मतलब अगर एक आपके पास में सेल है, जैसे घड़ी में एक सेल लगा रहे हो आप, एक तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है अगर उसमें, तो आप समझना है कि वो एक सेल हुआ। लेकिन अगर उसके अलावा, मतलब बैटरी जो होता है ना, बेसिकली इट इज नथिंग बट ग्रुपिंग। ये ग्रुपिंग होता है किस चीज का भाई, तो ग्रुपिंग होता है सेल का। किसका ग्रुपिंग होता है, सेल्स का। मतलब एक से ज्यादा सेल जब आपके पास में हो तो उसको हम लोग कहते हैं बैटरी। जैसे होता था ना वो पुराने जमाने में जो टॉर्च आते थे, तो जो टॉर्च होती थी, अभी तो खाली, अब तो बहुत सारे मतलब चार्जेबल टॉर्च आ गए, बट पहले ऐसा होता था कि वो कुछ बैटरी होती थी जो एक के ऊपर एक मतलब 3-4 बैटरीज एक साथ, बड़े बड़े बैटरीज को लगाया जाता था और उसके बाद उसको यूज किया जाता था। तो दैट इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। मतलब एक सेल लगाया, दूसरा सेल लगाया, तीसरा सेल लगाया, तो कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। सो बैटरी अगर कभी कोई पूछे तो समझना है ग्रुपिंग ऑफ सेल। सेल अगर इंडिविजुअली कोई कह रहा है तो आप इसको डिनोट करना ऐसे, एक हायर पोटेंशियल, एक लोअर पोटेंशियल, इस हिसाब का। लेकिन अगर बैटरी की बात करेंगे तो एक यहाँ पर हायर पोटेंशियल, एक लोअर पोटेंशियल, फिर आगे गया एक हायर पोटेंशियल, एक लोअर पोटेंशियल, फिर एक हायर पोटेंशियल, फिर एक लोअर पोटेंशियल। तो आप देखो यहाँ पर ए, बी और सी तीन अलग अलग सेल्स हैं, मिल करके क्या बना दिया, मिल करके इन्होंने आपस में बना दिया बैटरी, ठीक है। मिलके क्या बनाया, बैटरी। लेकिन इंडिविजुअली अगर कोई है यहाँ पर तो दिस इज कॉल्ड सेल। जस्ट नोट इट डाउन जल्दी से, ताकि फिर हम लोग इधर पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। सो आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। नाउ द सेकंड वन इज कि अभी फिलहाल हमने, अगर आप उससे अगर इस बात को समझे तो मैंने क्या किया है, छोटी सी सेल यहाँ पर ऐड की है जिसका पोटेंशियल ये है। दिस इज कॉल्ड हायर पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड लोअर पोटेंशियल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेल और बैटरी का कॉम्बिनेशन आपको समझ आ गया। सेल अगर इंडिविजुअली है तो सेल है, ग्रुप में अगर सेल है तो वो बैटरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। सो कॉम्बिनेशन, एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ये रहा, और दूसरा कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या होता है, सीरीज में। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में। सीरीज कैसे होता है सर, सीरीज का मतलब है कि इन रेजिस्टेंसेस के बीच में ये हमेशा एक वायर से जुड़े होंगे। ये देखो, अगर आप यहाँ देखोगे तो वायर यहाँ तक तो ठीक आया, लेकिन इसके बाद में वायर को तोड़ा गया और 3 पार्ट में जोड़ा गया, एक इधर गया है, एक ऊपर गया है, एक नीचे गया है। मतलब वायर जो है वो टूटे हैं, वायर जो है वो टूटे हुए हैं। टूटे वायर है मतलब वो पैरेलल में है, और वायर कहीं नहीं टूटा, कंटिन्यूअस फ्लो है, तो इसका मतलब है कि वो सीरीज में है। अब ये सीरीज और पैरेलल वाला जो बात है ना, इसमें कुछ बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझाता हूँ, ठीक है। जब पैरेलल की बात कभी कोई करेंगे, ठीक है, जब कभी भी आपसे कभी भी कोई पैरेलल की बात करेगा तो पैरेलल का मतलब और सीरीज का मतलब दोनों का कुछ स्पेसिफिकेशन है। मैं आपको एक बार अभी क्लियर कर देता हूँ, बार बार जब हम लोग इन सब चीजों के बारे में दिमाग में लाएंगे तो आप वैसे भी पहले समझ जाओगे। देखो एक बात समझना, जब कभी भी कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी रेजिस्टर का अरेंजमेंट कभी भी सीरीज में होता है ना, तो देखना ध्यान से, जो करंट यहाँ ये पोटेंशियल देगा, पोटेंशियल यानी कि ये एनर्जी देना शुरू कर दिया, एनर्जी देने के बाद में तो यहाँ निश्चित तौर पर करंट आएगा। ओम्स लॉ याद करो, अगर पोटेंशियल है तो उससे जो जनरेट होगा वो करंट होगा, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ करंट जनरेट हुआ। अब आप देखोगे ध्यान से तो करंट यहाँ तक तो ठीक ठाक आया, यहाँ आने के बाद में वो एक ही वायर है ना भाई साहब। जब सारे के सारे एक ही वायर हैं तो जो करंट यहाँ जा रहा है वही करंट यहाँ भी जाएगा, वही करंट यहाँ भी जाएगा। सारे में जो करंट जाएंगे वो हमेशा क्या जाएगा, सेम जाएगा, सही है। अब इसके इधर आ जाओ, तो इसका मतलब है कि ऑल ओवर हर जगह पर जो करंट है, यानी सीरीज में अगर मुझे कुछ याद करना है तो मैं ये याद रखूं कि करंट जो होता है वो सेम होता है इन ऑल रेजिस्टर। अगर कोई भी एक से ज्यादा रेजिस्टर अगर सीरीज में है तो आप बोलोगे कि उसमें करंट क्या है, सेम, ठीक। नाउ कम टू पैरेलल। पैरेलल वाले में देखो क्या होता है, यहां से करंट निकला,
यहाँ से करंट आई गया, यहाँ भी आई ही जाएगा क्योंकि सेम वायर जा रहा है आगे भी, ठीक है। यहाँ जाने के बाद करंट बट गया, अब बटा कैसे भाई, तो यहाँ हो गया होगा I1, यहाँ हो गया होगा I2 और यहाँ हो गया होगा I3। अब देखो करंट बट गया है, ठीक बात, एकदम सही है सर, करंट तो बट ही गया है, लेकिन क्या सर करंट बटा, अब यहाँ सॉरी यहाँ पर पहले मेंशन कर लो, तो इसका मतलब है कि करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है पैरेलल में, ठीक है। जब पैरेलल में कोई भी रेजिस्टर्स रहेंगे तो करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। चलो मान लिया इतना, ठीक है, डिफरेंट इन ऑल रेजिस्टर्स, ये सब तो आप मेंशन कर ही लोगे, ठीक है, डिफरेंट इन ऑल रेजिस्टर्स। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो इनके नोड्स जहां शुरू हो रहे हैं और जहां खत्म हो रहे हैं वो तीनों के नोड्स जो है, मतलब फर्स्ट टर्मिनल लास्ट टर्मिनल, इसका देखिए फर्स्ट टर्मिनल लास्ट टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल लास्ट टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल लास्ट टर्मिनल, सब जो जुड़ा हुआ है वो एक ही एंड से शुरू हुआ, एक ही एंड पे खत्म हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब ये पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, अगर आप देखोगे, जब ये पोटेंशियल अक्रॉस द वायर देखोगे, तो जो पोटेंशियल इन दोनों के बीच में है, जितना अभी यहाँ देखो हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ हायर पोटेंशियल, यहाँ लोअर पोटेंशियल, यहाँ लोअर पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो हमेशा फिक्स है। इन दोनों के पोटेंशियल क्या है, फिक्स है। मतलब कि ऑल ओवर अगर पैरेलल में बात किया जाए तो इसका पोटेंशियल भी V है, इसका पोटेंशियल भी V है, इसका पोटेंशियल भी V है, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट है कंसीडर करने वाला। जबकि अगर आप इसको देखोगे तो ये रेजिस्टर यहाँ, इसका फर्स्ट एंड यहाँ है, सेकंड एंड यहाँ है, इसका फर्स्ट एंड यहाँ है, सेकंड एंड यहाँ है, इसका फर्स्ट एंड यहाँ है, सेकंड एंड यहाँ है, मतलब रेजिस्टर जो जुड़े हुए हैं वो अलग अलग है। इसका मतलब कि इन सब के अक्रॉस में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा वो अलग अलग होगा। तो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो V1 होगा, इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा वो V2 होगा, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा वो V3 होगा। तो अब इसमें एक और बात याद रखने वाली क्या है कि V जो है यानी पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होता है इन ऑल रेजिस्टर। कौन सा रेजिस्टर भाई, जो सीरीज में हो। इसमें ध्यान रखना है, जो सीरीज में होंगे तो उसमें जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये, अब देखो इसको समझने का थोड़ा और इसको क्लैरिटी देते हैं कि ये रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट एंड है ना, और ये रेजिस्टेंस का जो लास्ट एंड है, मतलब ये कुछ ऐसा ही होगा ना, रेजिस्टर होगा तो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा रेजिस्टर, तो इसके एक एंड इधर में एक वायर होगा, इधर में एक वायर होगा, तो वायर का दोनों एंड जो है, इसका जो दोनों एंड है, और वैसे ही दूसरा रेजिस्टेंस है, इसका जो दोनों एंड है, ठीक है, ये दोनों तो अलग अलग है। मैंने क्या बोला कि अगर इन दोनों का एंड साथ में जुड़ा हुआ है, अगर इन दोनों का एंड क्या है, साथ में जुड़ा हुआ है, तो उसका पोटेंशियल फिक्स होता है, सेम होता है, मतलब एंड सेम होना चाहिए। पोटेंशियल याद करने का तरीका क्या है कि दोनों का एंड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है, दोनों का एंड अलग है, R1 का अलग है, R2 का अलग है, R3 का अलग है, तो जब ये अलग है तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पर इसका सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब याद करने वाली चीज क्या रही कि V जो होता है, V होता है सेम इन ऑल रेजिस्टर। ये चलो दिमाग में अगर ले आए ना, आधा से ज्यादा मतलब रेजिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है, जो सबको परेशान करता है, वो आपका बहुत क्लैरिटी में निकल जाएगा। एक बार ध्यान से पहले समझो, क्लैरिटी लो, समय लो, लेकिन इसको समझो। क्या समझना है, सबसे पहली बात कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टर एक सर्किट में अलग अलग तरीके से हो सकता है। अलग अलग तरीके से मतलब रेजिस्टर या तो सीरीज में हो सकता है मतलब एक वायर में सब कनेक्ट कर दो। दूसरा क्या हो सकता है कि एक वायर जो है वो तोड़ करके अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर दो। इसमें क्या समझ में आया कि अगर पैरेलल याद रखना, एकदम दिमाग में क्लैरिटी लाते हैं, पैरेलल अगर याद रखना है, इसका मतलब है कि करंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। पैरेलल का मतलब क्या याद रखना है, करंट जो होगा वो हर किसी में डिफरेंट होगा, लेकिन पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। पोटेंशियल सेम होने का छोटा सा नोट्स बनाइए। पोटेंशियल सेम क्यों होगा सर, क्योंकि इसके एंड, ईच एंड इज कॉमन इन ऑल रेजिस्टर। हर एंड क्या है, कॉमन है ऑल रेजिस्टर्स में। पहले इसमें याद रखने वाली बात ये हो गई। तो अब इसमें क्या याद रखेंगे, पैरेलल में क्या याद रखेंगे, I डिफरेंट, ठीक है, V सेम। अब ध्यान रखना जल्दी जल्दी इसको, ठीक है।
और सीरीज में क्या याद रखेंगे, सीरीज में याद रखेंगे आई सेम वी डिफरेंट, याद रहेगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। मैं इसको छोटा सा इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। मैं इसको जल्दी से यहीं पर लिख ले रहा हूं ताकि आपको फिर क्लैरिटी मिले। सो आई जो होगा वो होगा दो चीज, आइदर इट कैन बी सेम और इट कैन बी डिफरेंट, यही हो सकता है। तो सेम होगा किसमें भाई, तो सेम होगा जब मेरे पास में आई सेम किसमें था, सीरीज में हो, ठीक है। सेकेंडली डिफरेंट किसमें होगा, जब पैरेलल में हो। क्लियर है, आई होप ये समझ गए होंगे आप। वी के केस में अगर मैं समझूं दो बार, सेम कब होगा और डिफरेंट कब होगा, तो वी सेम कब होगा, जब पैरेलल में होगा, ठीक है, और डिफरेंट कब होगा, जब सीरीज में होगा। ये जरूर नोट डाउन कीजिए। ये नोट डाउन करने के बाद मतलब ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट तो खास करके बहुत इजी हो जाएगा। जस्ट प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। टेक 30 सेकेंड्स एंड नोट इट डाउन, और either you can take the screenshot and later on just make the notes, ठीक है। सो हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें अभी ओवरऑल जो समझना था वो मैंने राइट हैंड कॉर्नर पे लिख दिया है, ठीक है। सो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। सो अभी इसमें याद रखने वाली बात क्या थी, याद रखने वाली बात ये है कि जो अगर अब पहला कंडीशन पहले कंसीडर करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि जब रेजिस्टेंसेस जो होंगे वो सीरीज में होंगे तो क्या होंगे। तो पहला कंडीशन लिखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो पहले हम लोग इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे कि अगर सीरीज में होता है तो रेजिस्टेंस कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे समझते हैं, वो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे एंड देन आफ्टर बाकी के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक सर्किट बना लीजिए रफ में, ठीक है। सर्किट कुछ इस तरीके से सीरीज में बोला गया है, तो मैं 3 रजिस्टर ले रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है। इस हिसाब के 3 रजिस्टर मैंने लिए और उनको एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, स्विच जो है मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। मैं देखिए क्या है ना कि कुछ चीजों को ना जब बिहेवियर में आप समझते हो ना, कुछ चीजों को जब आप बिहेवियर में समझते हो तो ज्यादा समझते हो। जैसे एनसीईआरटी या अदर बुक्स में उन सब ने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट का एक अलग पार्ट रखा है, ठीक है। मुझे उससे इश्यू नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट का अलग पार्ट होना चाहिए, ट्रू। लेकिन पॉइंट क्या है ना कि जब तक आप उसको यूज करने में नहीं लाओगे, कहाँ पर यूज करें उसको, कैसे समझें कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक सर्किट में ये काम होता है या दूसरा भी होता है, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए एक एक करके यही समझाने की कोशिश की। दिस इज व्हाट सेल, जो कि मैंने आपको बता दिया, दिस इज स्विच। अगर ये यहाँ पर डॉट है तो इसका मतलब क्लोज है, यानी करंट पास होगा। अगर ये नहीं है मतलब ऐसे ओपन है तो ये क्या हो गया, इसमें करंट पास नहीं होगा। तो अभी मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको ऑन कर दे रहा हूँ। ऑन करने के बाद इसमें करंट जाएगा, करंट गया, करंट गया, करंट गया। रेजिस्टेंस में मान रहा हूँ पहले वाले को R1 R2 सॉरी एंड R3। तो यहां से ये चीज अब मुझे फाइंड आउट करनी है कि ओवरऑल जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है। तो करंट क्या मैंने माना है, I। एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें दो कॉम्बिनेशन आपको समझना है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3, लेकिन करंट सब में सेम होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं ऐसा कि जो V होगा वो कॉम्बिनेशन होगा इन तीनों का। थोड़ा सोचो और समझो, बताओ मेरे को कि मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, सीरीज में, इन सीरीज V कैन बी इक्विवेलेंट टू V1 प्लस V2 प्लस V3, कह सकता हूं क्या, देखो तो। अगर मैं कह रहा हूं कि 3 रजिस्टर, मेरे पूरे सर्किट में 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। अब 3 रजिस्टर लगे हैं तो तीनों में अलग अलग पोटेंशियल है, इसका मतलब सब पोटेंशियल अगर मैं जोड़ दूं तो वो निश्चित तौर पर इसके बराबर हो जाएगा। कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपको ओम्स लॉ याद होगा, क्या याद होगा, ओम्स लॉ। तो अगर ओम्स लॉ याद होगा तो मैंने आपको बताया ओम्स लॉ में कि V इज इक्वल टू होता है IR। एक एक करके समझो। इसके अक्रॉस अगर एक्सप्रेशन की बात हो, इस पूरे के अक्रॉस, इस वाले के पार्ट की मैं कह रहा हूं, इस वाले पार्ट के अक्रॉस अगर समझो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे V1, ठीक है, V1 इज इक्वल टू IR1, आया ना। अगर मैं इसके लिए अगर निकालने के लिए आपको बोलूं तो क्या लिखोगे आप, V2 इज इक्वल टू IR2। सिमिलरली मैं थर्ड वाले के लिए बोलूंगा तो क्या लिखोगे,
IR3। तो अब ये तीनों वैल्यू उठा करके अगर मैं इस वाले में पुट कर दूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन में अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, B इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आप बोलोगे सर में सब में I क्यों हो गया सर? क्योंकि सब में I करंट ही फ्लो करेगा। अगर आपको याद हो तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि सीरीज में करंट जो होता है वो क्या होता है, सेम। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट जो होगा वो क्या होगा, सेम। अब अगर मैं नेट रेजिस्टेंस की बात करता हूं कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है, तो मैं V के लिए क्या लिखूंगा, नेट रेजिस्टेंस। तो I तो सेम ही रहेगा, I तो चेंज होने से रहा, तो I नहीं चेंज होगा, तो यहां मैं लिखूंगा R नेट। क्या लिखूंगा, R नेट। नेट भी बोल सकते हो, टोटल भी बोल सकते हो, दोनों की वैल्यू यहां पर सेम आएगी। दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू I। इन तीनों से I कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। हो गया डन। I कैंसिल आउट, तो मेरे पास R की वैल्यू जो आती है, टोटल नेट R की जो वैल्यू आती है वो आती है R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात ये है कि जब कभी भी सीरीज में डिफरेंट रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे, और आपको कभी कोई बोले कि नेट रेजिस्टेंस बताओ, तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ देना, आंसर आ गया। एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि एग्जांपल में आपको बोल दे कि 2 ओम। अच्छा, रेजिस्टेंस के बारे में एक छोटी सी बात, रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं ओम, उसको चुने ना, मतलब ओम ने उसका इन्वेंशन किया, तो रेजिस्टेंस को डिनोट भी ओम में करते हैं। किसमें करते हैं, OHM, ओम। इसको डिनोट करने का तरीका ऐसे, बल्ब जल गया ना दिमाग की बत्ती जल गई, कुछ ऐसा, ठीक है। तो आपको कह देगा कि आपके पास में 3 रेजिस्टर्स हैं, एकदम आसान सवाल है, बस तुरंत से दिमाग में लगाना। 3 रेजिस्टर्स है, एक की वैल्यू है 2 ओम, ठीक है, एक की वैल्यू है 3 ओम, एक की वैल्यू है 4 ओम, ऐसे करके आपको मैंने दे दिया। अब आपको मैं बोलूंगा कि 3 रेजिस्टर्स है, बस कंडीशन ये है कि ये किसमें है, सीरीज में है। तो भाई बताओ, सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 2 3 4 कितने हो गए, 4 3 7 दोनों, तो ये हो गया इसका नेट रेजिस्टेंस। ऐसे सवाल है, ठीक है, 1 नंबर में, लेकिन ये 3 नंबर में मत सोच लेना, ठीक है 1 नंबर में। तो आई होप ये आपको डेरिवेशन समझ आया होगा। क्या इसमें ध्यान रखने वाली बात है, मैंने फिर बोला ना, सीरीज वाला कॉम्बिनेशन में तो सीरीज की बात याद रखनी, ठीक है, याद रखिए। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम, और सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए ताकि फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हम लोग क्लियर कर सके। डू इट, ठीक है, पॉज करके इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से सेकंड पार्ट भी इसका खत्म कर लेते हैं, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जल्दी से खत्म कीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या करना है हमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले बनाना होगा डायग्राम। डायग्राम के लिए मैंने आपको पहले ही बोला, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस। ये मैंने तीनों रेजिस्टेंसेस को क्या किया, एक पोटेंशियल से जोड़ दिया, पोटेंशियल हायर लोअर, स्विच ऑन किया और उसके बाद ऐसे तो पोटेंशियल दिया, यहाँ पर से करंट गया। इस वाले रेजिस्टेंस को R1 मान लीजिए, इसको R2 मानिए, इसको R3 मानिए, यहाँ से करंट गया I। अब करंट चूंकि वायर्स जो है वो टूटे हुए हैं, तो इसमें करंट गया I1 मान लो, इसमें करंट गया I2, इसमें करंट गया I3। फिर ये आगे गया होगा, यहाँ पर भी गया होगा I1, यहाँ गया होगा I2, यहाँ गया होगा I3, और फिर ये तीनों जब इस पॉइंट पर आए होंगे तो फिर ये बन गए होंगे I, यानी कि I इज इक्वल टू नथिंग बट I1 प्लस I2 प्लस I3। ये बात लिख सकता हूँ क्या, देखो तो, ठीक है, ये बात कह सकता हूँ कि ये जो तीनों के तीनों करंट्स गए हैं वो निश्चित तौर पर कॉम्बिनेशन होने के बाद यही बन के आएंगे, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया होगा बच्चा, तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। देखो कैसे, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज तो अच्छी थी ना कि I मस्ट बी इक्विवेलेंट टू I1 प्लस I2 प्लस में I3, होगा कि नहीं होगा, ये कर दिया। अब अगर ओम्स लॉ को फिर से दिमाग में लाए ओम्स लॉ को ध्यान में लेके आए, तो V इज इक्वल टू होता है IR, हाँ कि ना। सो अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू कैलकुलेट करवाऊं आपको, तो I मस्ट बी इक्विवेलेंट टू V अपॉन R, होता है या नहीं। अब अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने बोला था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, यानी कि इसमें पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, V, इसमें V और इसमें V।
ध्यान दो, एक एक करके ध्यान दो, ठीक है। इसके केस में अगर फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के केस में मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो V इज इक्वल टू I1, V इज इक्वल टू I1 R1 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, V इज इक्वल टू I1 R1। अब यहां से अगर मैं I1 निकालूं तो क्या आएगा, V अपॉन R1। देखो तो सही है क्या? एक केस पहले समझ लो सिर्फ, ठीक है। तो अभी फिलहाल एक केस समझते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले वाले केस में तो यही आएगा। दूसरे वाले केस में अगर देखोगे तो V तो सेम है, R2 अलग है और I2 अलग है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू I2 और R2। थर्ड वाले केस में भी सिमिलरली अगर मैं निकालूंगा तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, I3 और R3, ठीक। अब इन सब में मुझे चाहिए क्या, इन सब में मुझे चाहिए I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू। यहां से I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I1 इज इक्वल टू R नीचे भेज देना तो V बाई R1। सिमिलरली यहां से I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन R2, और यहां से I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन R3। ये सारी वैल्यू जो आपके पास में आई, ठीक है, ये सारी वैल्यू जो अभी आपके पास में आई, इन सबको उठाइए और यहाँ लाके पुट कर दीजिए। तो पुट करने के बाद में वैल्यू कुछ होगी कुछ इस तरीके से कि I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब I जो है उससे नेट आपको निकालना होगा, फिर जैसे किया था ओम्स लॉ क्या बोलता है, V अपॉन R लिख दो भाई, तो V अपॉन R नेट, ये नेट लगा दीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर V कॉमन सबसे हो जाएगा तो मेरे पास में क्या आएगा, अपॉन में 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस में 1 अपॉन R3। V एंड V कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R नेट 1 बाई R नेट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। मैं फिर कह रहा हूं कि ये तो आप कर लोगे, ये तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि 1 अपॉन R1, ठीक है, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन हैव, ठीक है। ये ज्यादा इजी हो गया, इसको हटा के क्लियर लिख दे रहा हूं, ठीक है। सो बेसिकली अब पैरेलल में क्या याद रखना है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। सीरीज में क्या याद रखना था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस में R3। तो ये सीरीज का हो गया, ये पैरेलल का हो गया। अब आपको कभी भी किसी भी जगह पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगर पूछता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स अगर आपको क्लैरिटी में पूछ लेता है कभी, तो आप उसको बता सकते हो कि सीरीज में क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा। आई होप ये सारी चीजें एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके नोट डाउन करना आसान होगा। तो नोट डाउन करने के बाद में फिर हम लोग अगले सेशन में इसको और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और क्लैरिटी रखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स और बनाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल बनाना मतलब बहुत कंपलसरी है, बिकॉज इट इज अबाउट कि आप कैसे इन रेजिस्टर्स के एप्लीकेशन को यूज करते हो। मैं कुछ बात करता हूँ, कुछ समझाना और समझना बहुत जरूरी है कि अब जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशंस होते हैं ना, उन एप्लीकेशंस में एक चीज बड़ा कॉमन होता है, वो ये होता है कि आप हर जगह पर अपने डिजायर्ड अमाउंट ऑफ करंट को भेजना चाहते हो। जैसे कोई बल्ब चल रहा है, कोई पंखा चल रहा है, कोई एसी चल रहा है, कोई चार्जिंग हो रहा है, तो आप एक बात ध्यान देते होगे ना कि सबको कहीं ना कहीं एक सिस्टम से अटैच किया जाता है और उनके वायर को उस हिसाब से ओरिएंट किया जाता है कि पता चल सके मतलब क्या आपको कितना करंट उसमें देना है और नहीं देना। तो इसका सीधा मतलब यही है कि पोटेंशियल तो हर जगह का फिक्स है। जैसे आप अपने घर की बात अगर समझो तो घर में तो करंट एक जगह से आ रहा है ना, मेन जो आपके आसपास का ट्रांसफार्मर होगा उससे तो करंट आ रहा है, तो करंट का ट्रांसफार्मर करंट जो है ट्रांसफार्मर से तो आ रहा है, यानी पोटेंशियल तो फिक्स करके आ रहा होगा 220 वोल्ट का। अगर आप हाउस होल्ड के केस में समझोगे तो एक आइडल पोटेंशियल माना जाता है 220। तो अगर 220 के लिए फिक्स है तो यानी कि रूम पे जो 220 के अकॉर्डिंग करंट आ रहा होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग 220 के अकॉर्डिंग जो करंट आ रहा होगा वो तो सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा ना, और वो इसी फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि आपने घर में जो वायरिंग की हुई है वो या तो आप सीरीज में करोगे या फिर पैरेलल में करोगे या फिर दोनों मिला के करोगे, कभी सीरीज कभी पैरेलल। तो आप अपने अकॉर्डिंग हर अप्लायंस के लिए
अपने हिसाब से यूज करते हो उस पोटेंशियल को जो आपने ट्रांसफार्मर या जो आपने मेन लाइन से कनेक्ट करके ली है। तो उन एप्लीकेशंस को समझने के लिए जरूरी है कि हम लोग रेजिस्टर के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ट्राई करें और उन कॉम्बिनेशंस के थ्रू ये पता करें कि कौन सी चीज हमारे हाउस होल्ड के लिए या इंडस्ट्री के लिए या अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैसे कारगर होगी। मतलब रेजिस्टेंस के कितने अलग अलग फॉर्म्स या कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन से अगर आप उन सबको बनाना उन सबको समझना सीख गए तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पोटेंशियल चाहे जितना भी हो उसको आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स अमाउंट ऑफ करंट में तब्दील कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए कारगर रहा होगा, आपको समझ आया होगा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी नुस्खा है। ठीक है, आप इस पूरे के पूरे लेक्चर को एटलीस्ट 1 से 2 बार देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग लेक्चर्स को एक रूटीन वाइज में देख लेते हैं जस्ट टू रीड इट, बट मेरा मानना है कि एक बार खास करके जो जितने भी एजुकेशनल वीडियोस होते हैं जिसमें आपकी लर्निंग होती है, जो आप सीखते हो आप अपने बोर्ड्स के लिए, कंपटीशन के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो आप कोशिश ये करिए कि उस पूरे लेक्चर को एक बार तो सुनो, क्योंकि एक बार में आपकी अंडरस्टैंडिंग अराउंड 50 to 60% बन जाती है। बट उसके बाद में आप कोशिश करो कि उससे रिलेटेड मतलब जो चीज़ें छूट गई, जो 50-60% के अलावा जो चीज़ें छूट गई वो तब कवर होंगी जब आप उसको 1 से 2 बार और देखोगे। जैसे मैं पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन की बात क्यों कह रहा हूँ बार बार कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो अभी अगर आपने 1-2 बार पलट करके 1-2 बार समझ करके देख ली ना, तो मतलब वो बाद में आपके साइंस के इलेक्ट्रिसिटी वाले पढ़ने तो एकदम क्लियर रखेगा कि रेजिस्टर्स को अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कम होगा तो करंट कम हो जाएगा, अब अगर करंट कम होगा तो क्या पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ये सब सवाल दिमाग में आएगा। ठीक है, हायर पोटेंशियल कैसे, लोअर पोटेंशियल कैसे, कहाँ पर कब ऐसा होता है कि बैटरी खत्म हो जाती है तो क्या होता होगा, है ना। कई बार दिमाग में सवाल आने चाहिए, और वो सवाल तब आएंगे जब आप नुस्खों को या फिर जो कॉन्सेप्ट है उसको आप बार बार समझोगे, बार बार देखोगे, उनमें अपने आप को क्या बोलते हैं, मढ़ना। ठीक है, मतलब उसमें आप रच जाओगे, समझ जाओगे, तभी आपको क्लियर होगा। सो ट्राई करो। ठीक है, इसको आप अच्छे से और एक दो बार समझो, देखो, और जहाँ दिक्कत होती है अलग अलग मीडियम है जिसके थ्रू आप करेक्ट कर सकते हो। सो रेस्ट इज ओके। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।